afternoon, class 12th. My name is Bhumika and we are going to continue with our organic revision series. अभी तक हम जो बातें करते आए हैं वो हम ऑर्गेनिक के फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात करते आए हैं, हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरीन्स, और उसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी लाइक SN1 रिएक्शंस, SN2 रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म्स या नेम रिएक्शंस, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड बातें थी उनको मैंने आपको लास्ट 3 क्लासेस में रिवाइज करवा दिया है. Moving on to the next chapter of class 12th organics, that is alcohol, phenols and ethers. सेम इसी तरह से हम अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स के लिए भी करेंगे. हम मेजर टॉपिक्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड हैं, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो और चाहे वो नीट का एग्जाम हो, हम उन्हीं बातों के बारे में बातें करने वाले हैं इन आवर रिविजन सीरीज. आज की क्लास में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस जितने भी हैं. अब ये नेम रिएक्शंस सिर्फ एनसीईआरटी वाले नेम रिएक्शंस नहीं हैं, ये नेम रिएक्शंस इसमें वो भी इंक्लूड किए जाएंगे जो नीट के पेपर में पूछे गए हैं प्रीवियसली, विच आर मोर इंपॉर्टेंट फ्रॉम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू. अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रॉम बोथ बोर्ड एज वेल एज नीट पॉइंट ऑफ व्यू. अगर मैं बोर्ड वेटेज की बात करूं तो अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स में से हर साल लगभग 8 से 9 नंबर का सवाल आता ही आता है. और अगर मैं नीट की बात करूं, देयर आर एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस व्हिच आर डेफिनेटली आस्क्ड फ्रॉम अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स separately, and there is at least 1 question which is every year asked in mixture with carbonyl chemistry. कम से कम 2 सवाल तो अल्कोहल, फिनॉल्स के अपने खुद के ही हैं और 1 सवाल कम से कम ऐसा आता है जो किसी और चैप्टर के साथ लिंक में वो पूछ लेता है, चाहे फिर वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हो, चाहे फिर वो हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरीन्स हो, चाहे वो फिर जीओसी का सवाल हो, एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स और इस तरह की बातें वो डेफिनेटली कंपेयर करवाता है. आज के मॉड्यूल में हम जो बातें शुरू करने वाले हैं, दोज आर इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस, और इस चैप्टर में 8-9 नेम रिएक्शंस हैं. अनफॉर्चुनेटली एनसीईआरटी का 3 से 4 नेम रिएक्शंस लिस्ट कर पाती है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस हैं जो बच्चे लास्ट मिनट प्रेप में भूल जाते हैं. आइए अपन बात शुरू कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाली कोल्ब्स रिएक्शन. बेहतरीन रिएक्शन कोल्ब्स रिएक्शन. अगर मैं खाली स्केलेटन की बात करूं, रिएक्शन में दिखना क्या है, तो आपके पास फिनॉल होगा और फिनॉल का रिएक्शन आप करवाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH के साथ, और ये आपको क्या दे देगा, ऑर्थो पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक एसिड सब्स्टिट्यूट करके दे देगा. इस कंपाउंड का नाम क्या है? दिस कंपाउंड इज कॉल्ड सैलिसिलिक एसिड. बनते दोनों हैं इसमें, ऑर्थो भी बनता है और पैरा भी बनता है, ऑर्थो बीइंग द मेजर प्रोडक्ट. इस कंपाउंड का नाम है सैलिसिलिक एसिड. जो बच्चे आपकी उम्र के आजकल बहुत ज्यादा स्किन केयर में लगे हुए हैं, बहुत अलग अलग तरीके के फेस वॉशेस, मॉइस्चराइजर्स, सिरम्स, फलाना ढिमकाना, you will see this one word popping up very commonly in any kind of a skincare routine. आजकल ये सैलिसिलिक एसिड, नायासिनामाइड, हाइरोलोनिक एसिड, ये सब बहुत फेमस कर दिए गए हैं और ये कुछ भी नहीं है, ये हमारी टेक्स्ट बुक में दिए हुए कंपाउंड्स हैं. COOH होता है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप. COOH क्या होता है? COOH होता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और यही कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को मैं लगाने जा रही हूं अपने गिवन फिनॉल पर. OH क्या है? बेंजीन पे लगा OH क्या है? फिनॉल. और फिनॉल से हम क्या बना रहे हैं? सैलिसिलिक एसिड बना रहे हैं. बड़ा ही सिंपल मैकेनिज्म है इस रिएक्शन का. बाय चांस अगर वो मैकेनिज्म पे सवाल पूछ लेता है तो 2 मिनट लगाकर हम मैकेनिज्म और समझ लेते हैं. बहुत सिंपल मैकेनिज्म है इस रिएक्शन का. देखो भाई, अपन जानते हैं फिनॉल कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है. अगर आपसे मैं पूछूं कि फिनॉल के OH का इफेक्ट क्या है, तो फिनॉल का OH इलेक्ट्रॉन डोनर इफेक्ट का है. इलेक्ट्रॉन डोनर इफेक्ट का होने का मतलब है बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शिफ्ट कर रहा है टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग. तो ये रहे मेरे ऑक्सीजन के लोन पेयर. ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर को जैसे ही बेंजीन रिंग पे डाला. अच्छा, सबसे दूसरी बात, व्हाई आर वी टेकिंग NaOH? NaOH का आप जब भी देखेंगे फिनॉल के साथ एक बड़ा ही पुराना वास्ता है, और वो वास्ता क्या है, और ये सवाल बोर्ड्स में पूछा हुआ है, दैट व्हाई एनी रिएक्शन ऑफ फिनॉल इज मेड टू फर्स्ट डू विद NaOH. आप NaOH के साथ ही पहले क्यों फिनॉल का रिएक्शन करवा रहे हैं? तो उसका भी जवाब यही कि है, समझ लो आप. फिनॉल के साथ पहले रिएक्शन NaOH का इसीलिए करवाया जाता है क्योंकि बनने वाला सोडियम फिनॉक्साइड, बनने वाला O नेगेटिव Na पॉजिटिव, इसका नाम क्या है? ये है सोडियम फिनॉक्साइड.
एंड सोडियम फिनॉक्साइड्स आर मोर रिएक्टिव देन फिनॉल्स, क्योंकि अब क्या हो गया, आपके पास ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये दैट इज व्हाई सोडियम फिनॉक्साइड इज बीन टेकन। दूसरी बात, जैसे ही आपने फिनॉक्साइड लिया, इस फिनॉक्साइड से अब आपने क्या बना लिया है, आपने अपना O नेगेटिव बना लिया है। आइए अपन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसका अटैक देख लेते हैं। ये रहा O पे नेगेटिव। इस O पे नेगेटिव ने क्या करा, CO2 के साथ अटैक करा। अगर आप इस समय पे केमिकल बॉन्डिंग रिवाइज कर चुके हैं तो आप ये जानते होंगे कि CO2 की हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड, अगर आप इस समय पे केमिकल बॉन्डिंग रिवाइज कर चुके हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp, ज्योमेट्री होती है लीनियर, और लीनियर मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है। दैट मीन्स ये मॉलिक्यूल क्या है, CO2 के साथ, ये मॉलिक्यूल CO2 के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, देखो भाई, O पे नेगेटिव चार्ज आएगा बेंजीन रिंग पे, बेंजीन रिंग का पाई बॉन्ड अटैक कर देगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर देगा आपके गिवन कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन एटम पर। जैसे ही अटैक करेगा क्या बनेगा मेरे पास, अटैक हुआ है बेंजीन की ऑर्थो पोजीशन से, डबल बॉन्ड O, bond from carbon, one bond will be shifted to oxygen. Please look at the mechanism because there are questions which have been asked before from mechanism. C double bond O, O पे नेगेटिव, और यहाँ क्या आ गया आपके पास, अब इस O पे नेगेटिव, देखो भाई अब मैं क्या चाह रही हूँ, मेरी बेंजीन की एरोमेटिसिटी सारी की सारी चली गई। इन न्यूक्लियोफिलिक अटैक के चक्कर में क्या होता है, बेंजीन अपनी एरोमेटिसिटी लीव कर देता है। यहाँ पर भी यही हो रहा है, बेंजीन का जैसे ही एक पाई बॉन्ड टूट गया उसकी एरोमेटिसिटी खत्म हो गई, राइट। दैट इज वाई बेंजीन क्या करेगी, अपने इस हाइड्रोजन को वापस रिमूव कर देगी। जैसे ही अपने हाइड्रोजन को वापस रिमूव करेगी, आपके पास कंपाउंड में क्या जनरेट हो जाएगा, बेंजीन की एरोमेटिसिटी वापस रिगेन हो जाएगी, बेंजीन की एरोमेटिसिटी वापस रिगेन हो जाएगी, रिजल्टिंग COO नेगेटिव अभी चल ही रहा है। इस COO नेगेटिव के साथ मुझे अब एक प्रोटॉन और देना है, बस बनने वाला सैलिसिलिक एसिड अभी बन के रह जाएगा। तो आप लास्ट में आपने जो प्रोटॉन NaOH को दिया था, जो प्रोटॉन आपने बेस को दे दिया था, वही प्रोटॉन मुझे वापस मिल जाएगा, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट न्यूट्रल मॉलिक्यूल ऑफ सैलिसिलिक एसिड। कंप्लीट न्यूट्रल मॉलिक्यूल ऑफ सैलिसिलिक एसिड। एक बारी कंप्लीट मैकेनिज्म देख लीजिए, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। खाली हमने क्या करा, फिनॉल को सबसे पहले NaOH के साथ रिएक्ट करवा के सोडियम फिनॉक्साइड में कन्वर्ट करा। क्यों कन्वर्ट करा, क्योंकि सोडियम फिनॉक्साइड ज्यादा रिएक्टिव स्पीशी है। ये रहा O नेगेटिव। इस सोडियम फिनॉक्साइड ने फिर एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक करा कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल पर, रिजल्टिंग इन ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड मॉलिक्यूल। C डबल बॉन्ड O पे नेगेटिव। एक हाइड्रोजन को वापस हटाया गया टू रीगेन एरोमेटिसिटी। इस हाइड्रोजन को हटाने का सिर्फ एक ही पर्पस है कि आप अपनी एरोमेटिसिटी वापस लाना चाहते हैं, और आपने इस एरोमेटिसिटी को वापस लाने के बाद अपने मॉलिक्यूल को खाली न्यूट्रलाइज और करना है। C double bond O negative. Finally, with the help of a proton, you will have the required salicylic acid. कोलबेज रिएक्शन टू प्रोड्यूस ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड। ध्यान रखिएगा, पैरा सैलिसिलिक एसिड भी बनता है, लेकिन मेजर कंपाउंड क्या बनता है, ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड बनता है। रीजन बीइंग इस हाइड्रोजन की कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबलाइजिंग हो जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसे कहते हैं भाई, व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वी ऑल नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिन शादी के सभी रिश्ते हाइड्रोजन बॉन्डिंग। External hydrogen bonds with more electronegative atoms are known as hydrogen bonds, right? That is why ortho compounds are known to be more stable than para-salicylic acid. तो ये तो बात रही कोलबेज रिएक्शन की। दूसरी रीमर टीमन रिएक्शन, जहां जहां कोलबे का सवाल पूछा गया है वहां वहां रीमर टीमन का भी सवाल पूछा गया है। मुझे याद है 2024 के पेपर में कोलबे पूछी गई है, 2023 के पेपर में रीमर टीमन पे सवाल पूछा गया है। तो रीमर टीमर में और कोलबेज में फर्क सिर्फ इतना है कि रीमर टीमर रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है, सैलिसिलिक एसिड ना बन करके सैलिसैल्डिहाइड मिल जाता है, आपके पास फिनॉल होगा, रिएक्शन करवाया जाएगा क्लोरोफॉर्म एंड बेस के साथ। वेरी इंपॉर्टेंट, क्लोरोफॉर्म इज कमिंग एज अ अटैकिंग रिएजेंट एंड यू विल गेट ऑर्थोपे फॉर्माइल कंपाउंड। इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं, तो इसी फिनोमिना को पेपर वाला इस नाम से बोलता है, दिस इज नोन एज ऑर्थोफॉर्माइलेशन।
आपने ऑर्थो के फॉर्माइलेशन, ऑर्थो पोजीशन पर फॉर्माइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन कर दिया है। तो ऑर्थो फॉर्माइलेशन मतलब जब आप फॉर्माइल ग्रुप दैट इज HCHO ग्रुप को ऑर्थो पोजीशन पे लाके सब्स्टिट्यूट करते हैं। ध्यान रखिएगा CHCl3 अब की बार सॉल्वेंट के रूप में नहीं आया है, CHCl3 अब की बार एक रिएजेंट के रूप में आया है, एक अटैकिंग रिएजेंट के रूप में आया है। और इसका सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट या मैकेनिज्म या क्वेश्चन, तुम जो भी समझना चाहो समझ लो, वो यही है कि ये CHCl3 करने क्या आया है। तो अपन देख लेते हैं मैकेनिज्म में। फर्स्ट स्टेप में ही आपको समझ में आ जाएगा CHCl3 एक्चुअल में अटैकिंग कंपाउंड कैसे बन पाता है। तो CHCl3 ये रहा क्लोरोफॉर्म। जैसे ही इसका रिएक्शन बेस के साथ करवाया जाएगा, अब तुम खुद बताओ, बेस तुम्हें दिया हुआ है, बेस क्या करेगा? बेस का काम है सबसे एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करके ले जाना। बेस का रिएक्शन में आने का सिर्फ एक ही पर्पस है, प्रोटॉन लेके जाएगा। कौन सा प्रोटॉन लेके जाएगा? सबसे एसिडिक वाला प्रोटॉन लेके जाएगा। इस वाले मॉलिक्यूल में देखो तीन तीन क्लोरीन लग रही हैं, तो ये वाला जो एक प्रोटॉन है ये ऑटोमेटिकली बहुत एसिडिक है, क्योंकि इसके साथ तीन तीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्लोरीन अटैच्ड है। ये तीन तीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्लोरीन क्या करने वाली है? जैसे ही बेस इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करके ले जाएगा, आपके पास रह जाएगा CCl नेगेटिव। दिस नेगेटिव चार्ज विल रिमूव वन क्लोरीन। और बेटा इसी चीज को हमने क्या नाम दिया हुआ है? इसी फिनोमेना को हमने नाम दिया हुआ है अल्फा एलिमिनेशन। याद करिए, एलिमिनेशन तीन तरीके से होता है, अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन एंड गामा एलिमिनेशन। और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड 1,1 एलिमिनेशन। देखो 1,1 एलिमिनेशन का मतलब क्या हुआ कि दोनों निकलने वाले ग्रुप्स एक ही सेंटर पे से निकले हैं। दोनों रिमूव हो जाने वाले जो ग्रुप्स हैं वो कौन से सेंटर से निकले हैं? एक ही कार्बन सेंटर से निकले हैं। इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन भी एक कंपाउंड से निकला है, हाइड्रोजन भी उसी मॉलिक्यूल से निकला है, और क्लोरीन भी उसी मॉलिक्यूल में से निकला है। दैट इज व्हाई दिस इज 1,1 एलिमिनेशन और अल्फा एलिमिनेशन। और इसका प्रोडक्ट क्या बनता है? अल्फा एलिमिनेशन का प्रोडक्ट क्या बनता है? बहुत ही नया कंपाउंड है तुम्हारे लिए। दिस विल बी रिक्वायर्ड कार्बीन। ये क्या बनाएगा? CCl2 और कार्बन पे रह गया लोन पेयर। ये CCl2 और कार्बन पे रह जाने वाला लोन पेयर, इसी कंपाउंड को आप क्या नाम दे चुके हैं? दिस कंपाउंड इज नथिंग बट ए सिंगलेट कार्बीन। सिंगलेट कार्बीन। कार्बीन्स वो इंटरमीडिएट होती हैं जिनमें कार्बन के ऊपर एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। कार्बीन्स कौन सी इंटरमीडिएट्स होती हैं? दोज इंटरमीडिएट्स इन विच देयर इज अ लोन पेयर सिचुएटेड ऑन योर कार्बन एटम। और ये बनी कैसे है? कार्बीन जब भी बनती है हमेशा अल्फा एलिमिनेशन के प्रोसेस से बनती है। अल्फा एलिमिनेशन का मतलब जब एक ही सेंटर पर से जाने वाले दोनों ग्रुप एक ही कार्बन सेंटर पे लगे हुए हों। आइए आगे की बात देखें। अच्छा, सिंगलेट कार्बीन, अगर आप 11th क्लास की GOC जानते हैं, आपको याद है, तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि कार्बीन्स कैसी होती हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से ये बेचारी किस तरह से बिहेव करेंगी? ये रही गरीब स्पीशीज, गरीब है ये बेचारे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ढूंढ रही हैं कहीं ना कहीं। और इनको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ मिलने वाली है? इनको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलने वाली है फिनॉल के रूप में। देखो भाई, फिनॉल क्या करने वाला है? सेकेंड स्टेप में आया फिनॉल। फिनॉल से अपन ऑलरेडी वाकिफ हैं, ये जनाब बिल्कुल इलेक्ट्रॉन रिच हैं, इनके पास भर भर के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इनके पास O नेगेटिव बैठा है इलेक्ट्रॉन देने के लिए। ये तुरंत क्या करने वाला है? देखो भाई, O नेगेटिव आया, अब मैंने फिनॉल को पहले ही फिनॉक्साइड में बदल दिया है। ध्यान रखना, KOH था मेरे पास, वो KOH यही काम करने ले बैठा है। इस फिनॉल को मैंने ऑलरेडी फिनॉक्साइड में कन्वर्ट कर दिया है, और इसका रिएक्शन अब मैं करवा रही हूँ CCl2 सिंगलेट कार्बीन से। दोबारा O ने नेगेटिव चार्ज दिया, बेंजीन रिंग के पाई बॉन्ड ने अटैक करा कार्बीन पर। चिल्ड्रन प्लीज रिमेंबर द एरो ऑफ द डायरेक्शन ऑफ योर एरोज। कई बार हमने देखा है बोर्ड आंसर शीट्स चेक करते टाइम बच्चे एरोज का डायरेक्शन गलत बना देते हैं। एरो हमेशा कहां से कहां जाएगा? किसी डोनर स्पीशी से एरो जाएगा किसी एक्सेप्टर स्पीशी की तरफ। किसी डोनर स्पीशी से एरो जाएगा किसी एक्सेप्टर स्पीशी की तरफ। डोनर कौन है? डोनर है पाई बॉन्ड। एक्सेप्टर कौन है? एक्सेप्टर है कार्बीन्स। अभी बताया मैंने, कार्बीन बेचारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, गरीब स्पीशीज हैं, जहां जहां ढूंढ रही हैं, जहां जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उनको मिल जाएगी वहां वहां वो दे देंगे। ये तुरंत क्या बना देगा? बॉन्ड बना देगा। आगे का रिएक्शन मैकेनिज्म थोड़ा सा मजेदार है, देखने लायक है। देखो भाई, C और Cl और यहाँ पे कार्बन पर नेगेटिव चार्ज। और मैंने तुम्हें अभी बताया कोलबेज रिएक्शन में इसका मैकेनिज्म देख लो जरा एक बारी। अगेन बेंजीन विल वांट टू रीगेन इट्स एरोमेटिसिटी,
एंड हाउ विल बेंजीन रिगेन इट्स एरोमेटिसिटी, ये नेगेटिव चार्ज करेगा प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट। ये जैसे ही प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, दोबारा देख लो, ये नेगेटिव चार्ज करेगा प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट, प्रोटॉन का मतलब है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन के पास वापस जाएगी, पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा दोबारा से ऑक्सीजन के ऊपर। इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट आप समझ गए हैं। अब बनने वाला कंपाउंड कैसा दिखेगा, ओ पे आया नेगेटिव, यहां आ गया नया पाई बॉन्ड, हाइड्रोजन चली गई कार्बन के पास, हाइड्रोजन चली गई कार्बन के पास। अब आया मेरा बेस, दोबारा मेरा बेस आएगा, और देखो मैं अगले पेज पे दिखा रही हूँ तुम्हें बेस क्या करने आएगा। थर्ड स्टेप, आपने क्या बना लिया है अभी तक, ओ पे नेगेटिव लगा दिया है, बेंजीन की एरोमेटिसिटी वापस कर दी है, और एक हाइड्रोजन आपने कार्बन पर ट्रांसफर कर दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये रहा, जब बेस दोबारा आएगा और अब की बार क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से दोनों क्लोरीन्स को OH से रिप्लेस कर जाएगा, दोनों क्लोरीन्स को दिए हुए OH से रिप्लेस कर जाएगा। और ये बात एक बहुत इंपॉर्टेंट थंबनेल है, इस बात को बिल्कुल ध्यान से सुन लो। एक कार्बन पर कभी भी 2 हाइड्रोक्सी स्टेबलाइज नहीं रह सकती, एक कार्बन पर एडजेसेंट कार्बन्स पर 2 हाइड्रोक्सी स्टेबल रह सकती हैं, लेकिन 1,1 डायोल्स यानी कि एक कार्बन सेंटर पर 2 हाइड्रोक्सी कभी नहीं स्टेबलाइज रह सकती। वो तुरंत से क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल को अपने सेंटर पे से एलिमिनेट कर देगा। सेम बातें यहाँ पर होंगी, वाटर मॉलिक्यूल तुरंत से एलिमिनेट हो जाएगा। और देखो मैं तुम्हें एलिमिनेटेड वाटर मॉलिक्यूल दिखा रही हूँ, ये रहा OH, ये रहा OH, ये रहा एक H, इतना सेंटर रिएक्शन में से एलिमिनेट आउट हो जाएगा एज वाटर मॉलिक्यूल, रिजल्टिंग इन द गिवन पाई बॉन्ड। ये रहा OH, ये रहा कार्बन, डबल बॉन्ड O और H। आपने क्या बना दिया, आपने बना दिया, बिल्कुल आपने बना दिया ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड। ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड, ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो मेडिसिन में यूज होता है बनाने में। सैलिसिलिक एसिड मैंने आपको बताया कॉस्मेटिक्स में यूज हो रहा है। अब जब भी आप कोई कॉस्मेटिक खरीदने जाएं और आप उसमें देखें कि सैलिसिलिक एसिड डला हुआ है, तो आप समझ जाइएगा कि ये बहुत सिंपल है बनाना, इसमें कोई ऐसी अंग्रेज बात नहीं है। सिमिलरली सैलिसल्डिहाइड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डर्मा कंपाउंड है। जब भी आपको जरूरत पड़े डर्मा कंपाउंड्स की, किसी क्रीम की, किसी एक्ने क्रीम की या किसी पिगमेंटेशन क्रीम की, तो आप उसमें जरूर चेक करिएगा, उसमें सैलिसल्डिहाइड का आपको कंपाउंड डेफिनेटली मिल जाएगा। तो अब आप क्लास 12th के हैं और आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, तो एक बात अपने आप से एक प्रॉमिस कर लीजिए कि आप जब भी कोई ओरल मेडिकेशन लेंगे, कोई दवाई खाएंगे, कोई किसी तरह का कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज करेंगे, किसी तरीके का नया कोई शैम्पू या साबुन या मॉइस्चराइजर अगर आप ट्राई करेंगे, तो आप 2 मिनट लगा करके उसके पीछे सिर्फ ये रीड कर लीजिए कि क्या क्या उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं, किन केमिकल कंपाउंड से वो बना हुआ है। मैं शर्त लगा के कह सकती हूँ, यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी दैट द मोस्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आल्सो, द मोस्ट एक्सपेंसिव कंपाउंड्स आल्सो आर मेड अप ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट रिएजेंट्स दैट यू आर स्टडीइंग ऑन डेली बेसिस। जिन भी कंपाउंड्स को हम आपको किताब में बता देते हैं कि भाई फलाना कंपाउंड कोरोसिव है, ढिमकाना कंपाउंड आप नहीं खा सकते, यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी दैट यू आर एक्चुअली कंज्यूमिंग देम इन सम और द अदर फॉर्म। सो अब आपको अपने आप से सिर्फ इतना प्रॉमिस करना है दैट व्हेनेवर यू आर टेकिंग एनी मेडिकेशन, अगर आप एक पैरासिटामोल भी खा रहे हैं तो भी आप उसके पीछे देखिए कि क्या लिखा है। अगर आप एक कोई शैम्पू भी यूज कर रहे हैं तो आप 100% उसके पीछे EDTA लिखा हुआ पाएंगे, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री दैट वी हैव सीन, राइट। इंटरमीडिएट हमने बनाकर अटैक करवा दिया है और अपना सैलिसल्डिहाइड बना दिया है। This is the required Riemann-Tiemann reaction. Again, I am telling you, this has been asked in 2023. अगर 2023 में पूछा जा चुका है तो 2025 में पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। 2024 में कोल पूछ लिया था, 2023 में Riemann-Tiemann पूछ लिया था। आइए आगे की बातें देखते हैं। विलियमसन ईथर सिंथेसिस, वेरी सिंपल रिएक्शन। ईथरों में बेचारों में एक ही रिएक्शन है खाली, दैट इज विलियमसन ईथर सिंथेसिस। बहुत सिंपल रिएक्शन है। देखो भाई, विलियमसन ईथर सिंथेसिस क्या करवाना है हमें, ईथर बनाना है। कोई भी अगर आपको एल्काइल हैलाइड दिया हुआ है, जल्दी से बता दो आप इसका रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं। आप इसका रिएक्शन करवाते हैं एल्कोक्साइड के साथ। अब ये एल्कोक्साइड किस चिड़िया का नाम है, तो ये वही है। आप अल्कोहल लीजिए और इसका बेस के साथ रिएक्शन करवाइए। एल्कोक्साइड क्या है, अगर मैं कोई भी अल्कोहल ले और इसका रिएक्शन बेस के साथ करवाऊं तो ये क्या बना देगा, O नेगेटिव Na पॉजिटिव। ये भी क्या है, एल्कोक्साइड है। ये भी क्या है, एल्कोक्साइड है, राइट। इस एल्कोक्साइड का रिएक्शन, और सॉल्वेंट कौन लेंगे मैं इसमें, सॉल्वेंट भी मुझे NaOH ही लेना पड़ेगा।
सिंपल सॉल्वेंट भी मैं कौन लूंगी इसमें, NaOH ले लूंगी। और ये क्या कर देगा, SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म से, आप लोग मेरे साथ SN2 पढ़ चुके हैं, आप लोग समझते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर में क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट थी, कैसे इन्वर्जन ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री हो जाता है, कैसे लेस हिंडर्ड कंपाउंड ज्यादा यील्ड दे देता है, कैसे ए प्रोटेक्ट सॉल्वेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेम बातें यहाँ है, आपने ले लिया एक एल्कोक्साइड, और ध्यान रखिएगा एल्कोक्साइड कैसा न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है या वीक न्यूक्लियोफाइल है। Alkoxides are strong nucleophiles and since they are strong nucleophiles, ये तुरंत क्या करेगा, बैक साइड से अटैक करके ब्रोमीन को निकाल देगा बाहर, रिजल्टिंग इन द गिवन ईथर कंपाउंड। इस ईथर कंपाउंड की खास बात क्या है कि इसके अंदर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन हो जाएगा और इसके अंदर दिए हुए SN2 मैकेनिज्म की वजह से प्राइमरी की सिलेक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी, फॉलोड बाय सेकेंडरी, और टर्शरी तो रिएक्शन देते ही नहीं, टर्शरी तो रिएक्शन देते ही नहीं। इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात, पेपर NCERT नहीं बताती है ये बात, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात। और वो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि SN2 का कॉम्पिटिटिव रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है, E2 है। अपन जानते हैं जहां जहां जो जो रिएक्शन कंडीशन SN2 के लिए इंपॉर्टेंट है, वही वही रिएक्शन कंडीशन E2 के लिए इंपॉर्टेंट है, वही सेम रिएजेंट्स E2 में लगते हैं। एलिमिनेशन के लिए भी आपको एक स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, एलिमिनेशन करवाने का भी आपको एक अल्काइल हैलाइड चाहिए। तो मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरे रिएक्शन में SN2 हो रही है या E2 हो रही है, तो उसका जवाब ये है कि बेटा यहाँ पर एलिमिनेशन प्रोडक्ट भी बनेगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर एलिमिनेशन प्रोडक्ट भी बनेगा, यानी कि अगर मैंने इथाइल ब्रोमाइड लिया हुआ है ना, तो साथ में इथेन भी मिलेगी। ये क्या है, ये है E2 का प्रोडक्ट, ये है आपके गिवन E2 का प्रोडक्ट, और नीचे का ऊपर वाला क्या है, SN2 का प्रोडक्ट। फर्क सिर्फ ये है कि आपका अगर हीट नहीं दी हुई तो ये कंपाउंड बनेगा मेजर और ये कंपाउंड बन जाएगा माइनर, और अगर हीट दी हुई है तो रिएक्शन फिर E2 के हिसाब से ही जाएगी, इवन SN2 के हिसाब से नहीं जाएगी। तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस अगेन वेरी सिंपल रिएक्शन। डाउस प्रोसेस को आप मेरे साथ हैलो एल्केन्स में भी मिल चुके हैं। डाउस प्रोसेस कुछ नहीं है, क्लोरोबेंजीनों से अगर मुझे फिनोलो का सिंथेसिस करना है तो रिएक्शन किसके साथ करवा दूंगी, कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली का रिएक्शन करवाएंगे 623 केल्विन पर, 300 ATM प्रेशर पर। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर क्यों दिया जाता है, क्योंकि इस कंपाउंड में क्लोरीन और बेंजीन के बीच में क्या आ जाता है, एक डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर जाता है, क्योंकि क्लोरीन अपने को पता है लोन पेयर वाला एलिमेंट है। लोन पेयर होने की वजह से बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगी और 5 में से 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में आ जाएगा डबल बॉन्ड। इस डबल बॉन्ड को अब तोड़ना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है। इस डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको क्या चाहिए, बहुत ड्रास्टिक कंडीशंस चाहिए। बिल्कुल, यू नीड NaOH एंड नॉट जस्ट NaOH, यू नीड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। आपको एक कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली की जरूरत है। तो यहाँ पे आपका कॉन्सेंट्रेटेड NaOH इसलिए आता है क्योंकि इस डबल बॉन्ड कैरेक्टर को आपको ब्रेक करना रहता है। डाउस प्रोसेस अगेन बहुत सिंपल। लुकास टेस्ट इज अगेन very important test to distinguish between primary, secondary and tertiary alcohols। पहली बात तो लूकास का रिएजेंट क्या है, तो लूकास में लगता है ZnCl2 in the presence of HCl। ZnCl2 in the presence of HCl। जल्दी से अगर आपको ध्यान है तो आप बता दीजिए कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स में से लूकास टेस्ट सबसे जल्दी कौन देता है। Lucas test is given the fastest, the quickest, by which kind of an alcoholic compound? Is it the primary alcohol or the secondary alcohol or the tertiary alcohol? प्रोडक्ट क्या बनता है मैं वो भी बता देती हूँ। प्रोडक्ट बनता है एल्काइल क्लोराइड, और ये एल्काइल क्लोराइड बना है, ये मुझे कैसे पता चला भाई, मेरे रिएक्शन में एल्काइल क्लोराइड बना है, ये बात मुझे कैसे पता, ध्यान से सुनो भाई। पहली बात तो मेरे कंपाउंड में, मेरे रिएक्शन में अल्काइल क्लोराइड बना है, ये बात मुझे कैसे पता, क्योंकि मेरे रिएक्शन में टर्बिडिटी आ जाएगी। टर्बिडिटी का मतलब क्या होता है, टर्बिडिटी का मतलब होता है मिल्कीनेस, सफेद सफेद सा मिक्सचर हो जाएगा, सफेद सफेद सा दूधिया मिक्सचर हो जाएगा, एंड दैट मिल्कीनेस विल टेल मी कि माय रिएक्शन इज कंप्लीटेड। आइए रिएक्शन देख लेते हैं कैसे हो रही है। मान लीजिए मेरे पास कोई टर्शरी अल्कोहल है, इस टर्शरी अल्कोहल का जैसे ही मैंने ZnCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl करा, पहली रिएक्शन में तो क्या होगा, ऑक्सीजन प्रोटोनेट होगा और ऑक्सीजन प्रोटोनेट होके बाहर निकल जाएगा, और पीछे कौन रह जाएगा, देखो ये रहा तुम्हारा OH2 पॉजिटिव,
इस OH2 पॉजिटिव को बाहर निकालिए एज वाटर मॉलिक्यूल एंड यू आर लेफ्ट बिहाइंड विद अ कार्बोकैटायन। तो ये रहा जवाब कि लुकास टेस्ट कौन देगा, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी? वो देगा जिसका बनने वाला कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबलाइज्ड होगा। और सबसे ज्यादा स्टेबलाइज्ड किसका कार्बोकैटायन होगा? टर्शरी वाले का। जैसे ही टर्शरी कार्बोकैटायन बना, ये न्यूक्लियोफाइल तुरंत अटैक कर जाएगा और ऐसा बोला जाता है, किताबों में ऐसा लिखा हुआ है, दैट टर्बिडिटी इज ऑब्टेन्ड इमीडिएटली। भाई मैंने अपने टेस्ट ट्यूब में टर्शरी अल्कोहल लिया, इस टर्शरी अल्कोहल के अंदर मैंने पहले एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड डाला और उसके बाद हल्का सा एसिडिक मीडियम करके जैसे ही टेस्ट ट्यूब को शेक करा, टेस्ट ट्यूब शेक करते ही मुझे क्या दे देगी, एक व्हाइट कलर का कंपाउंड दे देगी। इसके अलावा ZnCl2, HCl और दिया हुआ अल्काइल अल्कोहल, ये सभी ट्रांसपेरेंट है, ये सभी कलरलेस है। लेकिन जैसे ही इनका रिएक्शन आपस में होगा, बनने वाला कंपाउंड कैसा होगा? टर्बिड होगा। बनने वाला सोल्यूशन कैसा होगा? मिल्की होगा। दैट विल रिजल्ट इन द गिवन कंपाउंड। यही बात अगर मैंने मान लो सेकेंडरी अल्कोहलों से करी, यही बात अगर मैंने सेकेंडरी अल्कोहलों से करी, ZnCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl के साथ, अगर यही रिएक्शन मैंने सेकेंडरी अल्कोहलों के साथ करी, दोबारा OH2 पॉजिटिव will get eliminated and a required carbocation will be formed, but this time the carbocation formed is a secondary carbocation. तो किताबों में ऐसा लिखा हुआ है कि भाई इस कंपाउंड में जो टर्बिडिटी है, it is obtained after 4-5 minutes. It is not obtained immediately, it is obtained after 4-5 minutes. ये टर्बिडिटी आ रही है immediately, ये टर्बिडिटी आ रही है आफ्टर लगभग 5 to 10 मिनट्स। कई किताबों में 1 hour भी लिखा हुआ है, कई किताबों में इसमें 1 hour भी लिखा हुआ है, राइट। एंड लास्ट प्राइमरी अल्कोहल्स, अगेन ZnCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। दोबारा सेम ही काम करने हैं, OH2 पॉजिटिव बना के बाहर निकाल देना है वाटर मॉलिक्यूल। Cl नेगेटिव का अटैक होते ही बनने वाला प्राइमरी अल्काइल हैलाइड क्या दे देगा? टर्बिडिटी नहीं देगा, टर्बिडिटी देगा ही नहीं। तुम इसे चाहे हीट कर लो, तुम इसे चाहे लेके बैठे रहो, तुम इसमें चाहे जो मंत्र वंत्र फूक लो, इस रिएक्शन में टर्बिडिटी नहीं आएगी। नो टर्बिडिटी। इफ यू आर टेकिंग एनी हायर कंपाउंड, देन देयर आर चांसेस कि हाँ भाई 1-2 घंटे बाद टर्बिडिटी निकल के। सो द फास्टेस्ट इज गिवन बाय टर्शरी अल्कोहल एंड द रीजन बीइंग इज कार्बोकैटायन इज द मोस्ट स्टेबल। रीजन बीइंग क्या है? कार्बोकैटायन इज द मोस्ट स्टेबल इन केस ऑफ टर्शरी अल्कोहल्स। मूविंग ऑन, iodoform test, very simple. Iodoform test is only given by those alcohols, methyl alcohols. जब आपको आयोडोफॉर्म टेस्ट के बारे में सवाल किया जाए, अपने रिएक्शन में इस कंपाउंड को ढूंढ लेना। अगर तुम्हें ये कंपाउंड राजी खुशी मिल जाए तो आयोडोफॉर्म यस लगा के आ जाना। अभी मैं आपको उस पर एक प्रीवियस ईयर और करवा रही हूँ। इसका रिएक्शन जैसे ही I2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH के साथ होगा, पहली बात यही समझ लीजिए, क्यों सेकेंडरी अल्कोहल्स और क्यों यही वाला सेकेंडरी अल्कोहल आयोडोफॉर्म पॉजिटिव देगा, क्योंकि ये I2 किसकी तरह काम कर रहा है बेटा? ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट याद करके बताइए, सेकेंडरी अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करके कीटोन्स में ले जाएंगे। जैसे ही आप एक सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे, ये उसको ऑक्सीडाइज करके कहाँ ले जाएगा? कीटो में ले जाएगा, और ये बन गया रिक्वायर्ड मिथाइल कीटोन। इस मिथाइल कीटोन को ही कहा जा रहा है कि भाई यही आपके एक्चुअल में आयोडोफॉर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जैसे ही आप इसका अब रिएक्शन करवाएंगे I2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH के साथ, I2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH के साथ, ये वाला पूरा मिथाइल ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रिक्वायर्ड आयोडोफॉर्म में। और आयोडोफॉर्म का कलर क्या होता है बता दो फटाफट से, व्हाट इज द कलर ऑफ द रिक्वायर्ड आयोडोफॉर्म कंपाउंड? और क्योंकि ये एक ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन है, तो यही से आपको ध्यान रखना है कि दिए हुए बचे ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या कर देना है? सिर्फ ऑक्सीडेशन कर देना है। तो ये ऑक्सीडाइज करके बना देगा कार्बोक्सिलिक सॉल्ट, और पीछे बन जाएगा आयोडोफॉर्म। इस आयोडोफॉर्म का कलर क्या है? तो इस आयोडोफॉर्म का कलर है येलो कलर का एक बहुत ही ब्यूटीफुल पीपीटी निकल के आता है, बहुत ही प्यारा सा प्रेसिपिटेट निकल के आता है येलो कलर का। That is your required iodoform. This particularly is again only given by 2 kinds of compounds. या तो तुम्हारे कंपाउंड में मिथाइल कीटोन दिया हो, या तो तुम्हारे कंपाउंड में इस तरीके की बॉन्डिंग हो, या तुम्हारे कंपाउंड में सेकेंडरी अल्कोहल अगर है तो वो 2 अल्कोहल हो।
2 अल्कोहल हो, सेकंड पोजीशन पर OH लगा हो, तभी आपका कंपाउंड क्या देगा, आयोडोफॉर्म पॉजिटिव देगा। अगर तुम्हें ये दोनों चीजें मिल जाए तो अपने सवाल में तो तुम यस लगा के आ जाना। इसी पे एक प्रीवियस ईयर क्या है कि विच कंपाउंड, क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर, विच कंपाउंड विल नॉट गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, which compound will not give positive iodoform test, और आपको कंपाउंड्स दिए हुए हैं ये नीट का प्रीवियस ईयर सवाल है, मुझे ईयर याद नहीं है पर ये नीट का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या लगता है भाई कौन से कंपाउंड में आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव आएगा, देख लो एक बारी। इसका स्ट्रक्चर मैं तुम्हें दोबारा दिखा दे रही हूँ, क्या देखना है, नॉट गिव आयोडोफॉर्म, वो नहीं देंगे जिनके पास मिथाइल कीटोन्स नहीं है, ध्यान रखिएगा, मिथाइल कीटोन जिनमें एब्सेंट है वो आयोडोफॉर्म नेगेटिव दे देंगे। यह आंसर क्या है, ऑप्शन डी है। देखो कैसे, पहले वाले क्वेश्चन का अगर मैं कंपाउंड बनाऊं CH3 C डबल बॉन्ड O और बाकी R ग्रुप, ये रहा वो CH3, ये रहा मिथाइल कीटोन, ये दे देगा पॉजिटिव आयोडोफॉर्म। दूसरे वाले को पहली बात तो इसे करो ऑक्सीडाइज, और जब तुम इसे ऑक्सीडाइज करोगे ये क्या बना देगा, CH3, ये बना देगा एल्डिहाइड। अब तुमसे मैंने कहा था कि तुम छोड़ो मिथाइल कीटोन, नहीं बेटा, तुम छोड़ो मिथाइल कीटोन और तुम छोड़ो सेकेंडरी अल्कोहल, अगर तुम्हें ये कंपाउंड चमक जाए, ये CH3CO चमक जाए, तो बस रिएक्शन पॉजिटिव आयोडोफॉर्म दे देगी, हमें दिख गया। इसका स्ट्रक्चर बना लो, ये भी तो यही है जो अभी मैंने बनाया ऊपर, ये देखो, ये रहा, ये रहा। इस कंपाउंड की अगर मैं बात करूं, क्यों ये नहीं दे पाएगा, इसका लो बना लो स्ट्रक्चर, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O। क्या मुझे ये कंपाउंड दिख रहा है कहीं पे, क्या मुझे ये CH3CO नेगेटिव CH3CO दिख रहा है, नहीं दिख रहा। मेरे पास क्या है, CH3CH2O है, इथाइल कीटोन नहीं चाहिए, मिथाइल कीटोन चाहिए। That is why option D is the answer. This compound will not be able to give positive iodoform test. Next, फेरिक क्लोराइड टेस्ट। फेरिक क्लोराइड टेस्ट आपके लैब में पूछा जाएगा, लैब वाइवा में बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, करवाया भी जाएगा आप लोगों को। फेरिक क्लोराइड्स आर पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर फिनॉल्स। आप न्यूट्रल FeCl3 लेंगे और ये क्या बना देगा, एक बड़ा ही बेहतरीन वायलेट कलर का, बहुत ही सुंदर पर्पल कलर का कंपाउंड निकल के आता है। अब FeCl3 के बारे में खास बात क्या है कि ये एक ट्रांसलूसेंट कंपाउंड है, हल्का सा आयरन का कंपाउंड है, तो हल्का ग्रीन टिंट का कंपाउंड होता है। फिनॉल्स कैसे होते हैं, फिनॉल्स आर स्लाइटली ऑयली रेड ऑरेंज काइंड ऑफ कंपाउंड, सॉलिड ऑल्सो, ऑरेंज एंड रेड ऑल्सो कंपाउंड्स। इनको जैसे ही आप आपस में मिक्स करते हैं, जैसे बॉल पेन का कलर होता है, पर्पल कलर की इंक होती है, सेम उस तरह का कलर आपके पास निकल के आता है। और निकल के क्यों आता है, क्योंकि बन गया कंपाउंड FeOC6H5-3, इस तरीके का एक प्लस HCl, इस तरीके का एक वायलेट कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स निकल के आता है, which is a positive test for phenols. Very important. Phenol ferric chloride test is actually given by enols. देखो भाई इंपॉर्टेंट बात क्या है, फेरिक क्लोराइड टेस्ट इज गिवन पॉजिटिव बाय इनॉल्स। इनॉल्स किस चिड़िया का नाम है, तो जिनके अंदर भी डबल बॉन्ड COH कंपाउंड दिया हुआ है, वो सारे के सारे क्या दे देंगे, वो सारे के सारे क्या दे देंगे, पॉजिटिव फेरिक क्लोराइड टेस्ट दे देंगे। फिनॉल्स के अंदर भी है ही ये वाला कंपाउंड, राइट, फिनॉल्स के अंदर भी इनॉलिक कंपाउंड तो प्रेजेंट है, तो जितने भी कंपाउंड जिनके अंदर पॉजिटिव इनॉलिक टेस्ट होगा वो सारे के सारे फेरिक क्लोराइड पॉजिटिव ही देंगे। क्यूमीन प्रोसेस आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्यूमीन प्रोसेस एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कुछ नहीं करना, क्यूमीन से फिनॉल बना रहे हैं, क्यूमीन से फिनॉल बना रहे हैं। O2 लेंगे, कोबाल्ट का कैटलिस्ट लेंगे, O2 लेंगे, कोबाल्ट का कैटलिस्ट लेंगे, ये क्या बना देगा, पहले तो बनाएगा ऑक्सी कंपाउंड, पहले तो ये बनाएगा ऑक्सी कंपाउंड, और फिर आपकी बेंजीन रिंग क्या कर जाएगी, रीअरेंज कर जाएगी टू फॉर्म फिनॉल। अब ये रिएक्शन को बढ़िया रिएक्शनों में क्यों माना जाता है, क्यों ये रिएक्शन एक बहुत अच्छी रिएक्शन में आती है, क्योंकि इसका जो बाय प्रोडक्ट है वो भी क्या है, एसीटोन निकल के आता है, और एसीटोन अपन जानते हैं इंडस्ट्री में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट ऑलरेडी है। तो आप क्यूमीन से शुरू करते हैं और कुछ नहीं करना, क्यूमीन को हम सिर्फ ऑक्सीडाइज कर रहे हैं टू गिव अस द रिक्वायर्ड फिनॉल्स, एंड along with that the byproduct which is formed is also an excellent compound, that is your acetone। हाँ बिल्कुल, PHOH क्या होता है, PHOH फिनॉल्स होते हैं, फिनॉल प्लस एसीटोन, यस
बाइक्यूमीन प्रोसेस इज एन इंडस्ट्री प्रोसेस, क्योंकि बनने वाले दोनों कंपाउंड्स इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, है ना। माइग्रेशन बेटा देखो, माइग्रेशन क्या हो रही है यहाँ पर, एक्चुअल में तो बॉन्ड ब्रेकिंग बहुत कॉम्प्लेक्स हो रही है यहाँ पर, लेकिन अभी आप फिलहाल खाली ये समझो 1-3 माइग्रेशन हो रही है। 1-3 माइग्रेशन कैसे हो रही है, आपका जो एक कंपाउंड है वो लग रहा है फर्स्ट पोजिशन पर, और जहां माइग्रेट कर रहा है वो थर्ड एटम है, ये रहा सेकेंड एटम, ये रहा थर्ड एटम। तो माइग्रेशन क्या हो रही है, 1,3 माइग्रेशन हो रही है, बेंजीन रिंग माइग्रेट करके टुवर्ड्स ऑक्सीजन। जैसे ही माइग्रेट करेगी, इस ऑक्सीजन को एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, और ये एक बॉन्ड तोड़ के बन जाएगा पाई बॉन्ड के फॉर्म में। तो इसीलिए मेरे पास जो निकल रहा है उसमें ऑक्सीजन पे लग रहा है पाई बॉन्ड, और बेंजीन का नया बॉन्ड किससे बन गया, कार्बन से हटके बन गया ऑक्सीजन से। बड़ी इंपॉर्टेंट माइग्रेशन, कौन सी माइग्रेशन हो रही है ये, 1,3 फिनाइल शिफ्ट। आप जानते हैं शिफ्ट्स कितने तरीके की होती है, हाइड्रोजन शिफ्ट कर सकती है, मिथाइल शिफ्ट कर सकती है, इथाइल भी शिफ्ट कर जाती है, और फिनाइल शिफ्ट करती है। तो ये भी क्या है, ये फिनाइल शिफ्ट है। दूसरा, माइग्रेशन किस किस पोजीशन पे हो सकती है, 1-2 पे हो सकती है, 1-3 पे हो सकती है, और किन्हीं ड्रास्टिक कंडीशंस में 1-6 तक भी माइग्रेशन करवाई जा सकती है। तो यहाँ पर क्या हो रही है, 1,3 फिनाइल शिफ्ट होने की वजह से रिक्वायर्ड फिनॉल बन जा रहा है। कपलिंग रिएक्शन बहुत सिंपल, फिनॉल उठाओ, फिनॉल का रिएक्शन करवा दो बीडीसी के साथ, बीडीसी के साथ ये रहा N2Cl, ये क्या बना देगा, पैरा सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड। देखो भाई, ये रहा फिनॉल, डबल बॉन्ड N, और इस पे लग गया पैरा पोजीशन पर कंपाउंड। इसका नाम क्या है, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, सो द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज पैरा हाइड्रोक्सी आइसोबेंजीन। याद कैसे रखा जाएगा, पैरा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी, ये रही पैरा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी। एजो का मतलब होता है N डबल बॉन्ड N, एजो का मतलब क्या हो गया, इस कंपाउंड का नाम भी है ना डायाजोनियम, डायाजोनियम। तो ये एजो यहाँ पर भी चमक रहा है, देखो इस एजो का मतलब क्या है, N डबल बॉन्डेड N, तो पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। और इस कंपाउंड का कलर क्या होता है, तो ऐसा बोला जाता है कि दिस कंपाउंड इज ऑफ अ वेरी ब्राइट ऑरेंज डाई, ऑरेंज कलर का ये कंपाउंड होता है। क्यों है ये ऑरेंज कलर का कंपाउंड, इसका भी जवाब है अपने पास। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस कंपाउंड हैविंग अ वेरी ब्राइट कलर, द रीजन इज एक्सटेंडेड कॉन्जुगेट, पैरा हाइड्रोक्सी एजो, एजो फिनाइल नहीं, एजो बेंजीन, एजो फिनाइल नहीं, एजो बेंजीन। इसका कलर क्यों आ रहा है, तो इसका कलर आ रहा है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन की वजह से। जिस भी कंपाउंड में जितना कॉन्जुगेशन होता है, जितना इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट होगा, उतना ज्यादा मेरे कंपाउंड का रिच कलर बनता जाएगा। इस कंपाउंड में भी देखो क्या हो रहा है, फिनॉल का लोन पेयर, घूमने के लिए उसके पास कितनी जगह है, घूमने के लिए उसके पास एक नहीं दो बेंजीन रिंग्स हैं। Because of this N double bond N, it can conjugate in the next benzene ring also. And because of this extended conjugation, the molecule is able to show a very rich color. And that rich color is nothing but orange. तो मार्केट में जो ऑरेंज कलर की डाई निकलती है, that is nothing but this only, para hydroxy aizobenzene. अगला, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल बहुत सिंपल रिएक्शन है, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट डाल दीजिए Na2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में। Na2Cr2O7 K2Cr2O7 के ही छोटे भाई हैं। अपन पोटेशियम डाइक्रोमेट जानते हैं, ये सोडियम डाइक्रोमेट है, एक ही परिवार के दोनों लोग हैं, दोनों का ही एक काम है, और वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और वो भी बढ़िया वाले स्ट्रॉन्ग कैटेगरी के। दूसरा, आपने मीडियम भी एसिडिक ले लिया, तो आप चाहते ही क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करवानी, और ये क्या बना देगा, ये एक बहुत पर्टिनेंट कंपाउंड बनाएगा, दैट इज बेंजोक्विनोन, बेंजोक्विनोन। अब ये रिएक्शन एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है, लेकिन ये रिएक्शन पीवाईक्यूज में पूछी जा चुकी है। फिनॉल्स का ऑक्सीडेशन एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, तो अपने को ध्यान रखना है, बहुत ही सिलेक्टिव कंपाउंड बनेगा। स्कॉटन-बॉर्मन रिएक्शन, स्कॉटन-बॉर्मन रिएक्शन अगेन इंपॉर्टेंट ओनली फॉर नीट एस्पिरेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट नीट एस्पिरेंट्स के लिए। कुछ नहीं है, फॉर बेंजोइलेशन करवा रहे हैं, फिनॉल लिया, फिनॉल का रिएक्शन करवा दो, बेंजीन पे लगे COCl के साथ, और मीडियम ले लेना अगेन NaOH का।
अब इस तरह के रिएक्शंस में अगर आपको ये ना समझ में आए कि रिएक्शन किस तरह करवाई जाए, कहाँ से अपन शुरू करें और कहाँ से अपन खत्म करें, तो इस तरह के रिएक्शंस में आप क्या कर सकते हैं, बहुत सिंपली चार्ज सेपरेशन से रिएक्शन को अप्रोच कर दीजिए। फिनॉल में O पे नेगेटिव है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव है। COCl में कार्बन पे पॉजिटिव है, क्लोरीन पे नेगेटिव है कि नहीं? अगर मैं सिर्फ चार्ज सेपरेशन की बात करूं, क्लोरीन अपने ऊपर नेगेटिव लेगा, कार्बोनिल कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, फिनॉल के ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगी, प्रोटॉन रहेगा पॉजिटिव। अब प्लस माइनस इसको मिला दो, जितने भी ऑपोजिटली चार्ज हैं प्लस माइनस इन्हें मिला दो, ऑक्सीजन का बॉन्ड बन जाएगा पॉजिटिवली चार्ज्ड CO के साथ और बाय प्रोडक्ट निकल गया HCl। सिंपल, दिस इज एन एसाइलेशन रिएक्शन, बेंजोइलेशन रिएक्शन। बेसिकली स्कॉटन बॉर्मन रिएक्शन क्या है, एसाइलेशन रिएक्शन है, और अगर वो एसाइल ग्रुप बेंजीन पे लगा है तो कह लीजिए बेंजोइलेशन रिएक्शन है। सो स्कॉटन बॉर्मन रिएक्शन इज नथिंग बट बेंजोइलेशन रिएक्शन या एसाइलेशन रिएक्शन। ना समझ में आए रिएक्शन कैसे अप्रोच करनी है तो आप चार्ज सेपरेशन से रिएक्शन को अप्रोच कर सकते हैं। ये बातें रही आज की, ये बातें रही आपकी सारी नेम रिएक्शंस की। हमने कर लिया है NCERT बेस्ड नेम रिएक्शंस, नीट बेस्ड नेम रिएक्शंस, और इसके अलावा स्कॉटन बॉर्मन भी एक एक्स्ट्रा रिएक्शन है। तो अब मेरी समझ से नेम रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स वाला मॉड्यूल आपका कंप्लीटली रिवाइज्ड है, कंप्लीटली कर दिया जा चुका है। नेम रिएक्शंस के बारे में अच्छी बात क्या है कि सवाल आएगा तो वो डायरेक्ट उठ के आएगा, उसमें कोई भी ट्विस्ट या टर्न नहीं होगा, कोई भी एक्सेप्शन नहीं होगी। जो भी नेम रिएक्शन का रिएजेंट है वही पूछा जाएगा, जो भी प्रोडक्ट है वही आपको बनाना रहेगा।